एक और बड़ी क्रेजी थ्योरी है साहो और ओजी के कनेक्शन को लेकर। आई रिपीट, ये सिर्फ मेरी फैन थ्योरी है, बट इट कैन इंटीग्रेट रियली वेल इनटू द ओजी सीक्वल एज वेल एज साहो सीक्वल अगर उसको बनाया जाए तो मेरी थ्योरी है कि व्हाट इफ। हाँ, आई नो इस बार वीडियो बहुत लेट हो गई। लेट तो खैर हमेशा ही होती है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा। लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट कि ये लेट वीडियो भी वर्थ इट हो। सो वेलकम बैक टू अनदर स्पॉइलर टॉक वीडियो, जहां आज हम बात करेंगे दे कॉल हिम ओजी मूवी के बारे में। डिटेल डिस्कशन अबाउट द मूवी, साहो से कनेक्शन, SCU यानी कि सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर और ओजी के प्रीक्वल और सीक्वल से जुड़े हुए पॉसिबल थ्योरीज के ऊपर भी बात होगी। हाजिमे माशू काओगो कुताई। मैं इस चीज को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा कि भाई दे कॉल हिम ओजी इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं व्हिच कुड हैव टर्न्ड आउट बेटर, फ्लॉज हैं फिल्म में, बट जो हेट मिल रही है फिल्म को वो भी फॉर बीइंग व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी। लेकिन नहीं, कुछ सिनेफाइल्स को लगा कि भाई गैंगस्टर मूवी है तो गॉडफादर देखने को मिलेगी, चिरंजीवी वाली नहीं, मार्लन ब्रांडो वाली। सुजीत प्रॉमिस्ड अस अ मास मसाला एंटरटेनर जो कि एक सेलिब्रेशन की तरह होगी उसके आइडल पवन कल्याण की। एंड पर्सनली आई थिंक यूज एस्पेक्ट में द फिल्म स्कोर्स। मैं एक एंटरटेनर देखने गया था, मैं एंटरटेन हुआ। इट वाज माइल्स एंड माइल्स अपार्ट देन सम हॉट गार्बेज लाइक पुष्पा 2। अभी ये सुन के कमेंट्स में आता ही होगा एक पुष्पा का वकील, मुझे नाम नहीं याद उसका, लेकिन जैसे कमेंट आएगा पिन कर दूंगा। सीरियसली अगर इस साल हम कमर्शियल एस्पेक्ट से देखें तो ओजी आई बिलीव स्टैंड्स वे बेटर देन एवरी कमर्शियल मूवीज जो इस साल आई हैं अब तक। एलिवेशंस कूट कूट के थे जो मजा आई देख के, स्टोरी भले पेपर थिन थी लेकिन फोकस थी इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑल ओवर द प्लेस। एंड आई सॉ वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पवन कल्याण इन हिज फिल्मोग्राफी, समथिंग जो शायद उनके फैंस ने काफी सालों से नहीं देखा। You see the love of a fanboy director in every frame, his exposition, his swag, his walk. लेकिन what is so special about the character of OG? अब ये हमें लेके आता है OG के कैरेक्टर सेटअप पे, जो हमें लेके चलता है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान में, जहां याकुजा गैंग ने समुराई क्लैन को मिटा दिया। अब इस फिल्म में सुजीत ने ऐसे कई एलिमेंट्स रखे हैं जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं, ऑब्वियसली विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टीज। जैसे कि ये सच है कि याकुजा का जो राइज हुआ था जापान में वो समुराई क्लैन के खत्म होने के बाद हुआ था, बट एक्चुअल में याकुजा और समुराई दुश्मन नहीं थे और ना ही याकुजा ने समुराई को खत्म किया। रियलिटी बस ये है कि एक्चुअल में जो समुराई क्लैन था जापान का, उसका अंत 1868 में हुआ था जापान में फ्यूडलिज्म खत्म होने के बाद, और इनसे एसोसिएटेड जो समुराई गैंग्स थी जैसे कि कुबिको मोनो, उनका भी अंत हुआ, जिसकी वजह से याकुजा गैंग्स का जापान में राइज देखने को मिला। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि जिन्होंने याकुजा की शुरुआत करी वो काबुकी मोनो के ही मेंबर्स थे, और ये इकलौता रियल लाइफ इन्फ्लुएंस नहीं है, और भी हैं, जैसे जैसे अभी आएंगे वीडियो में आगे उसके बारे में और बात करेंगे हम। मूविंग बैक टू द फिल्म, ओजस गंभीरा एके ओजी ओरिजिनेट करता है इसी समुराई क्लैन से, द ओनली इंडियन जो कि समुराई क्लैन का हिस्सा बना, जिनके बचे कुछ लोगों को 1970s में याकुजा एलिमिनेट कर देती है, ओजी बीइंग द सोल सर्वाइवर जो जापान से एस्केप कर जाता है। नाउ दिस बैकग्राउंड ऑफ द लीड कैरेक्टर इन माय ओपिनियन फेल्ट सो फ्रेश। रिसेंट टाइम में यूजुअली जो हम प्रोटैगनिस्ट देख रहे हैं ऐसे मास फिल्म्स के, आइदर मजदूर है, कोई गरीब से उठा अमीर है, कोई पुराना गुंडा एंड ऑल जो कि वापस से गुंडागर्दी पे आ गया, बट अ प्रोटैगनिस्ट विद अ जापानीज बैकग्राउंड जो कि एक समुराई है, वेल, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली ऑडियंस के अंदर एक इंट्रीग पैदा करता है, और जो यहाँ पे एंटीक्स यूज किए गए हैं वो ओजी के ओवरऑल प्रेजेंटेशन और स्टाइल में और ज्यादा ऐड करते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो, हिम स्लैशिंग पीपल विद कटाना, ननचैक्स का यूज करना फेल्ट रियली रिफ्रेशिंग, और ज्यादा सुपर इम्पोज किए बिना ओजी के अराउंड वो जापानीज थीम का ऑरा रखना, आई मीन इट फेल्ट रियली अमेजिंग टू वॉच। ऑल्सो द प्रोमिनेंट जॉन विक इन्फ्लुएंस जो हमें ओजी के कैरेक्टर में देखने को मिलता है, एक स्किल्ड किलर जो कुछ ऐसे लोगों से एसोसिएटेड था एंड उनका एम्पायर बनाने में हेल्प करी, एंड देन खुद रिटायर हो गया, नॉर्मल लाइफ जीने लगा, बट फिर उन्हीं में से एक के बेटे ने स्क्रू अप किया व्हिच कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू हिज ब्लडी लाइफ। एंड जैसे जॉन विक में लोग डर के उसके बारे में बताते हैं एज ही इज सम फ्रीकिंग लेजेंड, एंड हाउ यू कैन फॉरगेट द टाइटल बगुल बुआ, अगेन सिमिलर टू बाबा यागा। बगुल बुआ बेसिकली इज द बूगी मैन इन मराठी फोकलोर, एंड जब आप फिल्म देखते हो तो ये एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जो कैरेक्टर का चॉइस ऑफ वेपन है वो एक स्वॉर्ड क्यों है। यू सी, कंपेयर्ड टू गन्स एंड पंचेस, स्वॉर्ड फील्स मोर पर्सनल जब बात आती है गोर या वायलेंस की। एग्जांपल लेते हैं साहो का। जब साहो का इंट्रो होता है तो कुछ ऐसा सुनने को मिलता है हमें, वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। अब जो उसके बाद फाइट फॉलो होती है, नो डाउट इट वाज ऑसम, बट इन नो वे आप कहोगे कि भाई विजुअल्स डिस्टर्बिंग है। बट वहीं ओजी में जब सारा बिल्डअप होता है उसके अराउंड, वो डर, वो एंजाइटी लोगों के अंदर हमें दिखती है ओजी को लेके, एंड देन ही फाइनली अराइव्स और उसका इंट्रो फाइट सीन होता है विद द कटाना, तो वो सारा बिल्डअप लोगों के अंदर, वो सारा डर वर्ड बाय वर्ड जस्टिफाइड होता है, बिकॉज द मैन इज कटिंग पीपल लाइक फ्रूट्स। सो दिस इंपोजिशन बाय सुजीत वाज डन रियली वेल। फिल्म की स्क्रिप्ट की वीकनेस या स्टोरी की वीकनेस के ऊपर कुछ भी कहो, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर सेटअप, वो भी इस फैक्ट के साथ कि फिल्म एक्चुअली उस कैरेक्टर पे ही राइड करने वाली है, सुजीत कुक्ड हार्ड।
अब जो सबसे बड़ी एंटिसिपेशन थी ओजी को लेकर वो था इसका साहो के साथ कनेक्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ एक बिग कैमियो बेस्ड कनेक्शन या सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर नहीं है, बल्कि साहो मूवी में क्रूशियल प्लॉट पॉइंट को एक नया एंगल देता है, या फिर हम कहें कंप्लीट करता है, जो कि है कि आखिर रॉय ने अपने बेटे को दुनिया से छुपा के क्यों रखा। जहां हमको मालूम चलता है कि ओमी भाऊ ने वाजी सिटी पर कब्जा करने की सोची, जिसके लिए उसने रॉय नंदन को जान से मारने की कोशिश करी, जो कि सत्यदादा का भाई है। बिकॉज एट दैट टाइम आई बिलीव पृथ्वीराज ने इसी दौरान वाजी के अंडरवर्ल्ड को रॉय के हाथों सौंप दिया था। सो ओमी अगर रॉय को जान से मार देता, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स हिम द रूलर ऑफ वाजी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, रॉय एंड उसका बेटा साहो सर्वाइव कर जाते हैं, एंड उसके बाद से वी नो व्हाट हैपेंड। इसी के साथ आई वुड लाइक टू ब्रिंग द कैरेक्टर ऑफ ओमी भाऊ। अगर हम उसकी एंडिंग को हटा दें बस, तो आई लव कि कैसे साहो कनेक्ट एस्टैब्लिश करके ओमी को एक मेजर कैटलिस्ट की तरह दिखाया गया है। बिकॉज अगर तुम एक बार को सोचो, ओमी ने जो किया दैट लिटरली रिजल्ट्स इन द इवेंट्स ऑफ साहो। सो सिर्फ ओजी फिल्म नहीं बल्कि साहो के प्लॉट में भी ही हैज अ मेजर इम्पैक्ट। बस ये इम्पैक्ट और यही कंसिस्टेंसी उसके लिए पूरे फिल्म में चाहिए थी, स्पेशली द क्लाइमैक्स, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अनदर पोटेंशियल विलन नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, ऑल्दो स्टिल माइल्स बेटर देन टाइगर 3। अब हमें ये भी पता है कि साहो इज द मेंबर ऑफ सत्यदादा फैमिली, उसका भतीजा, एंड ये भी समझ आता है कि सत्यदादा के पोर्ट पे वाजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गोडाउन क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटे भाई का शहर है, इतना तो करना बनता है। ओवरऑल एसयू यानी कि सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव ओजी से रखी जा चुकी है। जहां अब हम बात करेंगे एसयू के वर्ल्ड के बारे में, बिकॉज ओजी के बाद काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस वर्ल्ड के बारे में समझ में आती हैं। स्पेशली एक चीज जो कि मैंने नोटिस करी कि सुजीत अपने वर्ल्ड बिल्डिंग में काफी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं डीसी यूनिवर्स से। वेल मार्वल या डीसी में डिफरेंस क्या है? मार्वल बेस्ड है हमारे रियल लाइफ वर्ल्ड में, एक्चुअल सिटीज लाइक न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, क्वींस एटसेट्रा। बट डीसी यूनिवर्स में कोई रियल शहर का नाम नहीं यूज होता है। इंस्टेड डीसी अपने फिक्शनल वर्जन्स क्रिएट करते हैं अपने रियल सिटीज के। फॉर एग्जांपल जो गॉथम है वो बेस्ड है शिकागो और लंदन के ऊपर, सेंट्रल सिटी बेस्ड है कैंसस सिटी पे। सिमिलरली सुजीत ने भी अपने वर्ल्ड में कुछ ऐसा ही सिमिलर किया है वाजी सिटी के साथ, जो ऑब्वियस हो जाता है कि बेस्ड है दुबई पे। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुजीत के यूनिवर्स में दुबई एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी जगह इट्स वाजी। इतना ही नहीं, जैसा मैंने बताया कि भाई सुजीत ने रियल लाइफ इंसिडेंट से काफी इंस्पिरेशंस लिए हैं और उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया है। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डेविड का कैरेक्टर, या फिर जिसका नाम है कोबरा, जिसको बताया गया है कि वो वाजी में रहता है। अब डेविड मुंबई में प्लान करता है या सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट 9 जगह पर एक साथ, जिसकी जिम्मेदारी है ओमी की। अब ओजी फिल्म की जो करंट टाइमलाइन चल रही है वो है ईयर 1993 में, एंड रियल में भी इसी साल बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, अ सीरीज ऑफ 12 बॉम्बिंग्स अक्रॉस बॉम्बे, और इन बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम, जिसके ऊपर डेविड के कैरेक्टर को बेस किया गया है। द रिजेम्बलेंस इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर, वो लाल चश्मा, वो लुक एटसेट्रा। एंड उस टाइम पे दाऊद इब्राहिम कहाँ रहता था? दुबई में। डेविड कहाँ रहता है? वाजी में। वाजी क्या है? एसयू का दुबई। बस ओजी में उसका बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान ओजस गंभीरा नाकाम करता है। सो यू कैन से कि जो एसयू है वो काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। सो नाउ यू सी कि भाई वर्ल्ड और कैरेक्टर बिल्डिंग में सुजीत ने काफी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग्स करी है, एंड ही आल्सो प्लान्स टू एक्सपैंड हिज यूनिवर्स, जो कि हमको लेके चलता है नेक्स्ट टॉपिक पर। डायरेक्टर सुजीत ने खुद डिक्लेयर किया है कि ओजी का एक प्रीक्वल और सीक्वल दोनों आएगा, और प्रीक्वल का सेटअप उन्होंने काइंड ऑफ ओजी में ऑलरेडी कर दिया, जहां फिल्म में हमें मालूम चलता है कि सत्यदादा का एम्पायर सेटअप करवाने के बाद से ओजी दोबारा से जापान में था, जहां उसने कई साल बिताए, और उस टाइम में उसने याकुजास को खत्म कर दिया और समुराई कल्ट को आगे बढ़ाया, वेयर ही इज रेफर्ड टू एज ओरोची जेंशिन। बेसिकली ही इज अ समुराई मास्टर, एंड उसी के ट्रेन्ड स्टूडेंट्स फिल्म के क्लाइमैक्स में आकर उसको असिस्ट करते हैं। हमें ग्लिम्स भी देखने को मिलता है ऑफ हिज जापान डेज। इवन जो फायरस्टॉर्म सॉन्ग ब्रेकडाउन की मेरी वीडियो थी, उसमें मैंने ये चीज ऑलरेडी प्रिडिक्ट करी हुई थी कि जो ओजी है वो जापान में याकुजास के अगेंस्ट लड़ेगा। So this clearly makes a very good groundwork for a prequel, जहां पर completely जापान के बैकग्राउंड में हमें ओजी का उसका गैंगस्टर एवटार देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस प्रीक्वल में एक और इंटरेस्टिंग एंगल ऐड होता है, और वो है सुभाष चंद्र बोस का, जिसका हिंट भी हमको फिल्म के एंड में मिलता है, जहां वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानती हो। तो अब अगर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जाएं तो जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 1943 में जापान गए थे, एंड ऑल्सो 1945 में उनकी डेथ भी जापान में हुई थी इन अ प्लेन क्रैश। अब अगर ओजी के टाइमलाइन के हिसाब से जाएं तो 1940 से ही याकुजा और सैमुराई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड 1970s में यंग ओजी इंडिया स्केप करता है। तो सुभाष चंद्र बोस जब जापान आए होंगे तो ओजी मोस्ट प्रोबेबली पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो आई बिलीव अगर सुभाष चंद्र बोस का कोई कनेक्शन होना है ओजी का, तो वो 1943 से 1945 में सेट होना अनलाइकली है। यहाँ पर हाईली पॉसिबल है कि सुजीत अपने यूनिवर्स के नैरेटिव का फायदा उठाए। जैसा मैंने बताया कि एसयू काइंड ऑफ एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन है। अब आपको ये क्रेजी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में तो पता ही होगा कि जो सुभाष चंद्र
बोस है, he did not actually die in the 1945 प्लेन क्रैश। ऐसा माना जाता है कि उस प्लेन क्रैश में वो सर्वाइव कर गए एंड ही वेंट इनटू घोस्ट मोड। जो उनकी अस्थियां भी जापान के रंगोजी टेंपल में रखी गई हैं, वो भी फेक मानी जाती हैं। तो माइट भी सुजीत इस कंस्पिरेसी थ्योरी को अडॉप्ट करके ओजी के प्रीक्वल के स्टोरी लाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या सिंपली सुभाष चंद्र बोस को डायरेक्टली इन्वॉल्व ना करके किसी इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्व किया जा सकता है, जहां उनके डेथ का जो आफ्टरमैथ हुआ जापान में, स्पेशली उनकी आजाद हिंद फौज के साथ, जो वो किसी तरह से समुराइज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है ओजी का सीक्वल, जहां आई बिलीव याकुजा और डेविड हाथ मिला लेंगे टू गो अगेंस्ट ओजी, जो आई थिंक इस सीक्वल का प्रीमिस फॉर्म कर सकता है। एंड वी माइट सी ओजी ट्रैवलिंग टू वाजी सिटी एंड इंटरैक्ट विद रॉय नंदन। एक और बड़ी क्रेजी थ्योरी है साहो और ओजी के कनेक्शन को लेकर। आई रिपीट, ये सिर्फ मेरी फैन थ्योरी है, बट इट कैन इंटीग्रेट रियली वेल इनटू द ओजी सीक्वल एज वेल एज साहो सीक्वल, अगर उसको बनाया जाए तो मेरी थ्योरी है कि व्हाट इफ अमृता ओजी की बेटी हो। आई नो साहो में हमें क्लियरली दिखाया गया है अमृता के पेरेंट्स की डिटेल्स, अजय नायर एंड पार्वती नायर, एंड अमृता बताती है कि उनकी डेथ कैसे हुई, तो यहाँ कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करें। वेल, ये ऐसे हो सकता है कि ओजी के सीक्वल में, जैसा मैंने बताया कि भाई डेविड और याकुजा हाथ मिला लेंगे, तो वो ओजस गंभीरा के हंट पे निकलेंगे, जिसके चलते ओजी हमेशा से ऑन द रन रहेगा एंड खतरे में। वो अपनी वाइफ को ऑलरेडी खो चुका है, तो नाउ ही विल मेक श्योर कि वो अपनी बेटी को ना खोए। तो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये जो अजय नायर और पार्वती नायर हैं, ये ओजी के कोई कॉन्टैक्ट है, कोई दोस्त है, काइंड ऑफ हो सकते हैं, जिनको वो अपनी बेटी सौंप देगा, और उसका नाम भी तारा से अमृता चेंज हो जाएगा ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए, जिसके बाद से तारा विल ग्रो एज अमृता नायर। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज अब आती है, व्हिच कैन ट्रांजिशन इनटू साहो सीक्वल। नाउ साहो की एंडिंग याद करो, जब साहो और अमृता गले मिलते हैं, जहां पर एक स्नाइपर उनके ऊपर एम करता है एंड क्लियरली दिखाया गया है कि साहो इज अवेयर ऑफ हिम। तो मेरी व्हाट इफ थ्योरी ये है कि इतने सालों बाद याकुजा और डेविड को मालूम चल गया कि भाई अमृता एक्चुअली ओजी की बेटी है, तो यहाँ वो उसे ही जान से मारने आए हैं, बट साहो को उसका पता चलता है एंड इसीलिए वो यहाँ पहुंचता है जस्ट टू प्रोटेक्ट अमृता। अगेन, ये मेरी फैन थ्योरी है, जस्ट अ थ्योरी। इसके अलावा नानी एंड सुजीत की फिल्म है जो आई बिलीव एससीयू का पार्ट होगी, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑन इट, बट यू सी द पोटेंशियल ऑफ एससीयू इज गुड। सुजीत को जो इकलौती चीज चाहिए वो है गुड राइटिंग, एंड आई होप कि इस डिपार्टमेंट में वो वर्क करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम थी साहो और ओजी दोनों में। लेकिन अगर इस चीज को मजबूत किया जाए तो स्काई इज द लिमिट। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है ओजी की स्पॉइलर टॉक वीडियो। तुम्हारी अपनी क्या थ्योरीज हैं एससीयू को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, उन्हें कमेंट्स में लिख के जरूर से बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस ना मिस करो। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video and thanks for watching.